हेलो, नमस्कार। आज फिर काफ़ी दिन बाद रिकॉर्डिंग और पता नहीं कितने दिन बाद आप तक पहुंचेगी, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड रखने पड़ते हैं, किसी वजह से ना रिकॉर्ड कर पाओ तो यही सब काम देते हैं। अच्छा लगता है। और आज थोड़ा मैं सीरियस ही बातें कर रही हूँ। कुछ दिनों पूर्व मैंने अपने ग्रुप में एक टॉपिक दिया था कहानी लिखने का, वसीयत। जाहिर है मैं भी लिखती हूँ, तो उसी में क्वेश्चंस आ गए लॉ से रिलेटेड कि कौन कर सकता है कौन नहीं, या ऐसी कैसी वसीयत। तो ये सब जो है करते करते मैंने अपने बेटे से पूछा, उसे पॉइंट नोट किए, कुछ आप लोगों की सुविधा के लिए, बेसिक्स क्लियर करने के लिए। मैं पहले अपनी कहानी सुनाने से पहले ये पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी, हमेशा ही कभी ज़रूरत पड़े तो बेसिक आप लोग जान सकें। महिलाएं, इतना नॉलेज बुरा नहीं होता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 वो चल रहा है। उसके शेड्यूल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत करे मर जाता है तो उसकी संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होगा, ये शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। डिटेल तो फिर जब जरूरत होगी तो मालूम कर ही ली जाएगी, लेकिन बेसिक्स फंडे क्लियर होने चाहिए कि अगर कोई वसीयत किए बिना मरा तो क्या सिचुएशन होगी। तो उत्तराधिकारियों की कानून में श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। पहला है क्लास 1 अधिकारी। तो इनमें कौन आते हैं? बेटा, बेटी, विधवा, पूर्व मृत बेटे का बेटा, पूर्व मृत बेटे की बेटी आदि, ये फर्स्ट क्लास एयर्स हैं। तो सबसे पहले संपत्ति का अधिकार इन पे बनेगा। किस पे? बेटा, बेटी, विधवा, पूर्व मृत बेटे का बेटा, पूर्व मृत बेटे की बेटी आदि, ये प्रथम श्रेणी के हैं जिनका दावा संपत्ति पर सबसे पहले बनेगा और इक्वल समान बटेगा। इनमें क्लास 2 एयर्स आ जाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी कि मान लीजिए ये नहीं है, तब किस पे जाएगा? तो पिता, बेटे की बेटी का बेटा, बेटे की बेटी का बेटा यानी नाती, बेटे की बेटी की बेटी, नातिन, भाई बहन आदि, ये सब आते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी। पहली बात तो ये है कि वसीयत हमेशा व्यक्ति को कर देनी चाहिए, ताकि अक्सर मुकदमे भी अदालतों में वसीयत को लेके होते हैं। तो अब जब जहां इतनी जागरूकता फैल रही है तो वसीयत रजिस्टर्ड करे, वकील के थ्रू करे, 2 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। काफी वृद्ध थे हमारे पिताजी, ससुर, जब उन्होंने वसीयत किया था रजिस्टर्ड। बाकी लोग सोचते हैं कि अरे अच्छा खासा तो परिवार चल रहा है, सब मिलजुल के रह लेंगे। ऐसा नहीं होता है। कई बार होता है कि पिता नहीं रहा या विधवा माँ है, उसके बाद ही ये सर उठाता है बंटवारा और लड़ाई। तो सभी को मेरी सलाह है, ये नहीं कि स्त्रियों के गहने ही बट रहे हैं, तुम ये ले लो तुम वो ले लो, उसी में इसका मुंह फूला, रिश्ते खराब हुए। तो उससे बेहतर ये है कि वसीयत कर दी जाए। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार क्लास 1 उत्तराधिकारी में संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार होगा। क्लास 1 उत्तराधिकारी जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, जो वसीयत किए बिना मर गया है उसकी विधवा, या अगर एक से ज्यादा विधवा हैं तो सबका एक हिस्सा। दूसरा, जीवित बेटे व बेटी और माँ, सबका एक सा ही हिस्सा होगा। यानी जितने बेटे बेटी और माँ हैं सबका एक एक हिस्सा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा, प्रत्येक पूर्व मृत बेटे का बेटा या बेटी का एक हिस्सा, प्रत्येक। क्लास 2 जितने भी उत्तराधिकारी मैंने ऊपर बताए, क्लास 2 उत्तराधिकारी जो हैं उनमें जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो उनका बराबर का हिस्सा होगा, जिसमें भाई बहन सब आ जाएंगे। सपोज कोई व्यक्ति शादी नहीं करता है, परिवार उसका नहीं है,
बेटे बेटी भी नहीं है, तब उसकी जो संपत्ति होगी तो उसके वो क्लास 2 उसमें बटेगी, और जिसमें पिता आ जाता है, बेटे की बेटी का बेटा या भाई बहन आदि आ जाते हैं, तो उनमें फिर संपत्ति का बंटवारा होता है। अगर आपने संपत्ति का बंटवारा कर दिया है तो निसंदेह कुछ रिश्ते बच जाएंगे, इसलिए कि पिता खुद ही कर गए थे, नहीं तो मनमुटाव शायद अवश्य संभावी है और होता है अक्सर। अब मैं आपको वसीयत में बहुत सी कहानियां पढ़ी थी, कभी उन लोगों की भी धीरे धीरे करके सुनाऊंगी। पहले मैं अपनी जो मैंने वसीयत लिखी थी उसकी सुनाती हूँ आपको, कि सुबह सुबह जब नकुल की आंख खुली तो कोठी की तरफ से रोने धोने की आवाजें आ रही थी। जाने क्यों उसे अपना जी बैठता सा लगा। क्या हो गया, इतना रोना धोना? किसी अनहोनी की आशंका से उसका जी कांप उठा। सेठ जी, ईश्वर करे कुशल से हूं। नकुल को उन्होंने हमेशा अपना बेटा सा ही माना था, कई दिनों से बीमार चल रहे थे। सेठ जी उनके मालिक कह लीजिए या पिता समान कह लीजिए वो थे, और ये लोग, जिस नकुल की बात हो रही है, नकुल और उसकी माँ सेठ जी की ही कोठी में आउट हाउस में रहते थे और रोज का आना जाना था। तो सेठ जी कई दिनों से बीमार चल रहे थे। रोने धोने की आवाजें सुन के नकुल घबरा गया और किसी अनहोनी की आशंका से उसको अपना दिल बैठता हुआ लगा। तब तक माँ भी बगल में आ गई थी। ये लोग सेठ जी के आउट हाउस में रहते थे। नकुल के पिता संदीप सेठ जी के ड्राइवर थे। उन्हीं की कृपा से और संदीप की सेवाओं से प्रसन्न होकर सेठ जी ने ये एक रूम का सेट संदीप के परिवार को रहने के लिए दे दिया था। माँ ने कहा, नकुल भाग कर जा, पता कर क्या हुआ है। पर नकुल माँ के कहने से पूर्व ही कोठी की ओर तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ जा चुका था और शीघ्र ही वापस लौटकर उसने सूचना दी कि सेठ जी नहीं रहे। नकुल अपने घर का इकलौता और सेठ जी का पुत्र शोभित भी इकलौती ही संतान थे। माँ बेटे दोनों सेठानी को संभालने और अन्य कार्य करने में लग गए। शोभित को भी नकुल ने ही फोन से सूचना दी कि ऐसा ऐसा हो गया है। जल्दी ही आता हूं कहकर शोभित ने फोन काट दिया। शोभित की शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट में हुई थी, जबकि नकुल सरकारी स्कूल में पढ़कर एक इंटर कॉलेज में अध्यापक हो गया था। शोभित थोड़ा बिगड़ा हुआ, जैसे आजकल के नव धनाढ्य के इकलौते बेटे हुआ करते हैं। शादी भी अपनी पसंद से ही किया था। बीबी भी स्वभाव की तेज ही सिद्ध हुई। शोभित आया था 1 हफ्ते के लिए। उसने मुंबई में अपना व्यवसाय शुरू किया था। इससे अधिक रुकना उसके लिए संभव न था। शोभित इकलौता पुत्र था। उसे सेठ जी कोई वसीयत नहीं कर गए थे, क्योंकि सेठ जी के मन में था जो कुछ है इसी का तो है। पर तीसरे दिन जिस तरह शोभित ने पिता की संपत्ति की पूछताछ शुरू की, वो सेठानी को तो बुरा लगना ही था। नकुल और उसकी मां को भी बुरा लग रहा था, पर बेबस थे। पिछले ही वर्ष संदीप यानी नकुल के पिता भी नहीं रहे थे और वसीयत में उनके पास देने को कुछ न था, न मकान न दुकान, बस घर का सामान और चंद हजार रुपए। तब भी नकुल पिता के बिना कैसा अधूरा अधूरा सा महसूस करता था, और शोभित था कि सारी जानकारी तुरंत ही हासिल कर लेना चाहता था। आउट हाउस शोभित ने खाली न करवाया था, क्योंकि वो माँ की देखभाल, माँ और पिता दोनों की ही देखभाल करते थे। पर शीघ्र ही शोभित ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि उसे इस कोठी को बेचना है। बिजनेस में घाटा चल रहा है। उसे पता था कि पिता की संपत्ति में माँ का भी हिस्सा है और वो ये मकान यूं ही नहीं बेच सकता। माँ, तुम भी हमारे साथ चल रही हो, कहते हुए वांछित कागजों को उसने माँ के समक्ष
रख दिया था जहां उनके हस्ताक्षर चाहिए थे। स्वाभाविक है कि माँ से वो ये घोषणा लेना चाह रहा था कि सारी संपत्ति शोभित की है और माँ को उस संपत्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेटा उनका है और उनकी देखभाल अच्छे से कर लेगा। माँ का हृदय वेदना से विदीर्ण हुआ जाता था, पर आंसू भरी आंखों से उन्हें शोभित ने जहां जहां कहा हस्ताक्षर कर दिए। पढ़ने से कोई फायदा न था और संबंध बिगाड़ना और अकेले रह जाने से भी कुछ फायदा न था। उसी रात नकुल ने शोभित और उसकी पत्नी में वाक युद्ध होते सुना। तेज तेज आवाज में शोभित की पत्नी कह रही थी वो किसी भी हाल में माँ को अपने साथ मुंबई नहीं ले जाएगी। ये उसका निर्णय था और शोभित की खामोशी बता रही थी कि वो पत्नी की बातों के आगे हार चुका था। वसीयत ना करके शायद सेठ जी से गलती हुई थी, पर ध्यान से सुनिएगा, पर एक चूक और उनसे हुई थी। वो उस वसीयत को भी करने से चूक गए थे जो संदीप को उसके पिता कर गए थे, संस्कारों की वसीयत। और इतने संस्कार शायद शोभित में नहीं थे। अगले दिन नकुल सेठानी को गले लगाते हुए कह रहा था, माँ आप अब मेरे साथ रहेंगी, आपका ये बेटा हमेशा ही आपके साथ है। नकुल, उसकी माँ और सेठानी जी सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तो ये तो बात है कि वसीयत एक है, धन संपत्ति इंसान से बढ़कर नहीं है, पर हो चली है। ये मेरी कहानी थी वसीयत। फिर मिलूंगी। आज कुछ सीरियस सा था और अगली बार फिर कुछ लाइट सा सुन के सुनाऊंगी आपको। चलती हूँ। नमस्ते।